तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं प्रश्नावली 3.5 का जो है 4 नंबर क्वेश्चन बताने वाला हूं और इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन सारे को हम लोग को क्या करना है, तो हल करना है। और आप लोग को मैं बता दूं कि क्वेश्चन बहुत ही लंबा था, इसीलिए मैंने नहीं लिखा है। तो आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप लोग वहां पे पढ़िए। और उससे भी दिक्कत हो रहा है तो आप लोग अपना बुक निकाल लीजिए और उससे पढ़िए, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास 4 नंबर का पहले हेडिंग है, पहले हम लोग हेडिंग को पढ़ लेते हैं। देखिए, हेडिंग है हमारे पास कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोग को बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना है। और ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, इन सारे का मतलब इसमें समीकरण बनेगा और हम लोग को समीकरण बना के उसके बाद हम लोग का मान निकाल देना है, ठीक है। यानी कि जिसका मान निकालना है उसको हम लोग को निकाल देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 का 1 नंबर है, तो 4 का 1 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। ओके, और उसके बाद है कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, यानी एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है, ठीक है, और 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। यानी वो जो है ना, ए विद्यार्थी जो है वो 20 दिन भोजन करता है तो वो 1000 रुपया उसको देता है, ठीक है। उसके बाद है कि जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए उसे 1180 अदा करने पड़ते हैं। यानी जो एक बी विद्यार्थी है वो मतलब 26 दिन भोजन करता है, ठीक है, और उसको कितना देना पड़ता है, तो 1180 रुपया उसको देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोग को नियत कितना मतलब रुपया है, यानी कि नियत फिक्स पैसा कितना है वो पता करना है। और उसके बाद है कि प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो कर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। पहले हम लोग को मान लेना है कि नियत व्यय जो है हम मान लेंगे x और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो मान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे पहले हल, और उसके बाद क्या करेंगे, तो मान लेंगे कि नियत व्यय मान लेंगे कि माना कि नियत व्यय बराबर कितना, x रुपया मान लेते हैं, x रुपया, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद फिर हम लोग मान लेंगे कि प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, यहाँ पे मान लेंगे कि प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। अब प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हम लोग क्या माने, तो y रुपया मान लेते हैं, ठीक है। अब उससे आगे देखिए, अब क्वेश्चन में फिर आप लोग ध्यान से पढ़िए कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, देखिए एक विद्यार्थी ए है, ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, तो यहाँ पे मान लिया x और y, ठीक है। तो विद्यार्थी का नाम क्या है, तो ए है, ठीक है। तो यहाँ पे ए से ही हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि ए हम लोग यहाँ पे माने नियत व्यय x, ठीक है, तो हम लोग को जो है x यहाँ पे रहने देना है। और ये जो प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y माने हैं, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं 20 दिन बोला है, तो 20 से गुना कर देना है y में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20y हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे प्रश्न से। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे x क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नियत व्यय माने हैं, तो नियत व्यय हम लोग को तो पता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग को x ही रहने देंगे। और उसके बाद y कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 दिन बोला है, तो 20 दिन यानी कि यहाँ पे प्रतिदिन हम लोग माने हैं y, तो 20 से गुना करेंगे y में, तो 20y, तो यहाँ पे हो जाएगा 20y और बराबर टोटल कितना रुपया दिया है, तो 1000 रुपया दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 रुपया हो गया और ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब फिर यहाँ पे लेंगे कि पुनः प्रश्न से, ठीक है। अब पुनः प्रश्न से देखिए क्या बोल रहा है कि जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, कितना दिन भोजन करता है, तो वो 26 दिन। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे x प्लस में कितना दिन, तो 26 दिन, यानी कि 26y हो जाएगा। तो यहाँ पे 26y और कितना रुपया देता है, तो 1180 रुपया देता है, 1180 रुपया। और ये हो गया हमारे पास समीकरण कितना, 2 हो गया, ठीक है। अब इसमें करना कुछ नहीं, तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से
लेंगे। तो आइए लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 1 है x प्लस में 20y और बराबर में कितना है तो 1000, और फिर यहाँ पे ये है समीकरण 1 और समीकरण 2 कितना है तो x प्लस में 26y और बराबर में 1180 है ना, और ये है समीकरण 2। अब देखिए इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि या तो x बराबर होना चाहिए या तो y। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा ये है कि दोनों प्लस में है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि घटाने पर। अब यहाँ पे घटाने पर लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो फिर यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस में, और ये भी प्लस में तो ये भी माइनस में। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस करेगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 20 में से 26 घटेगा, यानी 26 में से 20 घटेगा, यहाँ पे माइनस में 6y बचेगा और बराबर यहाँ पे देख सकते हैं कि 180 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस में 180 बचेगा। 1180 में से 1000 घटा दें तो 180 ना बचेगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हुआ तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए y बराबर 180 और बटा में 6 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये गुना में है। अब यहाँ पे देखिए 6 तरीके 18, तो यहाँ पे y बराबर जो हमारे पास 30 आ गया। यानी कि हम लोग माने थे प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y, तो y बराबर 30 यानी कि 30 रुपया। यानी प्रतिदिन जो आप लोग भोजन कीजिएगा, यानी कि भोजन जो प्रतिदिन करेगा तो 30 रुपया लगेगा। ठीक है, अब हम लोग को x बराबर निकालना है, तो आइए यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दीजिए y का मान और x का मान निकल जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस में 20y और बराबर में कितना है तो 1000 है। अब यहाँ पे देखिए x का मान तो मालूम नहीं है, तो यहाँ पे 20 और गुना y का मान कितना आया है तो 30 आया है, तो 30 रख देंगे और बराबर में 1000 है तो 1000। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे गुना कर देंगे तो x प्लस में यहाँ पे 3 दूनी 6 यानी कि 60 हो जाएगा, और बराबर 60 नहीं होगा, यहाँ पे 600 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर 1000 और यहाँ पे फिर x बराबर 1000 और ये प्लस में 600 हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में 600 हो गया, और यहाँ पे फिर x बराबर जो है 400 आ गया। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने नियत व्यय जो माना था वो 400 रुपया निकल के आ गया है, और ये हो गया हमारे पास आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी पूरा सिंपल है, और यह क्वेश्चन छोटा था इसीलिए मैंने लिख लिया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, यानी कि 1/3 हो जाती है जब अंश में 1 घटा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे है कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी कि इस बार हर में जो है यानी नीचे वाला में 8 जोड़ दिया गया है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हम लोग को यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का जो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन यहाँ तक है और दूसरा कंडीशन जो है यहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है तो बस मान लेना है कि माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y और भिन्न बराबर x बटे में y। तो आइए करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और उसके बाद मान लेंगे कि माना कि अंश बराबर कितना मान ले x मान लेते हैं और हर बराबर मान लेते हैं y। तो भिन्न जो है हमारा क्या निकल के आएगा, भिन्न क्या, भिन्न का मतलब हो गया यहाँ पे देखिए अंश बटा में हर, तो लिखेंगे यहाँ पे पहले अंश और बटा में हर, और अंश कितना माने हैं तो अंश माने हम लोग x और हर कितना माने हैं तो y। तो हमारे पास भिन्न निकल के आ गया, हम लोग को यही ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं प्रश्न से। अब आइए देखते हैं कि कंडीशन क्या बोल रहा है। तो देखिए एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे x और बटा में y लिख देना है, कि यहाँ पे भिन्न जो हम लोग x बटा में माने हैं y उसको पहले लिख देना है, और बराबर यहाँ पे कितना है तो 1/3 ना हो जाती है तो 1/3 लिख दिए। अब देखिए करना क्या है, बोल रहा है कि उसके अंश में अंश का मतलब ऊपर वो x हो गया, अंश का मतलब अंश में 1 घटाया जाता है ना, तो अंश ऊपर वाला में जो हम लोग
एक घटा दिए। हर में कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बोला है अंश में एक घटाया जाता है, तो हम लोग अंश में एक घटा दिए और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे तो तिरछा गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 से गुना करेंगे x में तो 3x और फिर 3 से गुना करेंगे 1 में तो माइनस के 3 बराबर में कितना होगा तो y से गुना करेंगे 1 में तो y ही होगा। अब यहाँ पे देखिए कि 3x और ये प्लस का y, हम लोग इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में y हो जाएगा और बराबर ये माइनस का 3 है ना, हम लोग इसको उस साइड भेज देंगे तो ये प्लस में 3 हो गया और ये निकल के आ गया हमारे पास समीकरण कितना 1। अब आइए समीकरण 2 फिर जानते हैं, तो समीकरण 2 यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न से दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, देखिए और वह 1/4 हो जाती है, तो सबसे पहले क्या करेंगे तो यहाँ पे x और बटा में y लगा देंगे और फिर कुछ दूर यहाँ पे थोड़ा सा गैप देके और लिख देंगे कितना 1/4। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब आगे पढ़ेंगे फिर कि जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी कि इस बार नीचे वाला y में जोड़ना है और जोड़ना है कितना तो 8 जोड़ना है, तो आइए यहाँ पे 8 हर में जोड़ दिए। इसमें अंश में इस बार इसमें कुछ नहीं करना है, बस हर में 8 जोड़ दिए। अब यहाँ पे फिर तिरछा गुना यानी कि कैंची गुना करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 से गुना करेंगे x में तो 4x, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x और बराबर यहाँ पे 1 से गुना करेंगे इतना में तो उतना ही होगा तो y प्लस में 8। अब इसको यहाँ पे देखिए कि 4x और यहाँ प्लस में y हम लोग पक्षांतर करें तो ये माइनस में y और बराबर में ये 8 इस साइड ही रहने देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण 2। अब यहाँ पे लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो आइए लेते हैं समीकरण, लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 हमारे पास कितना है तो देख सकते हैं समीकरण 1 है 3x और माइनस में y और बराबर में कितना है तो 3 है और ये समीकरण 1। और समीकरण 2 कितना है 4x माइनस में y और बराबर में कितना है तो 8 है और ये समीकरण 2। देखिए हम लोग को विलोपन विधि से इसको हल कर सकते हैं या फिर प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो विलोपन विधि से ही करते हैं, तो मैंने बोला था कि या तो x बराबर होना चाहिए या फिर y बराबर। यहाँ पे देख सकते हैं कि y ही बराबर है ऊपर नीचे, लेकिन दोनों माइनस में है, तो डरना नहीं है, यहाँ पे लिख देना है घटाने पर या फिर आप लोग चिन्ह बदलने पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे तो जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में और जो प्लस में वो माइनस में। अब देखिए कि यहाँ पे ये कट जाएगा, माइनस प्लस कट गया y, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए कि 3x और माइनस में 4x यानी कि 4 में से 3 घटेगा तो माइनस में x बचेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो माइनस x और बराबर यहाँ पे देखिए कि 3 घटेगा 8 में से तो यहाँ पे 5 बचेगा, 8 में से 3 घटा 5 और वो भी माइनस का 5। तो यहाँ पे ये देखिए कि माइनस, इससे माइनस कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे x बराबर हमारे पास आ गया 5। अब हम लोग को y बराबर निकालना है, तो लिख देंगे कि x का मान, x का जो है मान, समीकरण आप लोग 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, तो हम लोग 2 में ही रख लेते हैं, 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 कितना है तो समीकरण 2 है 4x माइनस में y और बराबर में 8। देखिए x का मान 5 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुने में 5 और माइनस में y और बराबर कितना है तो 8 है। अब यहाँ 5 चौके हो गया 20 माइनस y और बराबर 8 माइनस y और यहाँ पे फिर बराबर 8। ये देखिए प्लस का 20 से हम लोग इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में 20 हो गया और यहाँ पे माइनस y और बराबर यहाँ पे देखिए कि 20 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, तो आप लोग बोलिए सिंपल है कि माइनस में 12 बचेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा है और यहाँ पे फिर माइनस माइनस कैंसिल और y बराबर हमारे पास निकल के आ गया 12। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है तो भिन्न ज्ञात करना है और भिन्न हम लोगों ने क्या माना था तो अंश बटे में हर यानी कि x बटे में y। तो हम लोग आइए यहाँ पे हल कर लेते हैं, आप लोग इसको नीचे कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे भिन्न बराबर x बटे में y और यहाँ पे फिर x बराबर कितना आया है तो 5 आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 और यहाँ पे फिर y बराबर कितना आया है तो बटा में फिर 12 और ये जो आ गया हमारे पास आ गया भिन्न बराबर x बटे में y बराबर 5 बटे में 12, हमारे पास आंसर निकल के आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोग को यह 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस इसमें करना कुछ नहीं था, हम लोग को मान लेना था कि अंश बराबर x हर बराबर y और भिन्न बराबर अंश बटा में हर, आप लोग तो जानते ही हैं, और उसके बाद x बटा में y कर देना है। उसके बाद समीकरण 1 में देखिए करना क्या था, तो यहाँ पे देखिए कि भिन्न 1/3 हो जाती है,
हो जाती है का मतलब बराबर के उस साइड, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, यानी कि ऊपर वाला में एक घटा दिए, फिर उसके बाद हम लोग को कैंची गुना कर दिया और समीकरण 1 बन गया। अब समीकरण 2 में भी वही बोल रहा था कि वह 1/4 हो जाती है, यानी कि बराबर के उस साइड लिखना है। और उसके बाद क्या है, तो जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी कि नीचे वाले में 8 जोड़ दिए, ऊपर वाले अंश में कोई छेड़खानी नहीं करना है। तो फिर यहाँ पे कैंची गुना करने के बाद फिर हम लोग को समीकरण 2 प्राप्त हो गया, और समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग क्या किए, तो हल कर लिए। या तो आप लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते थे, जो विधि आप लोग को अच्छा लगे, सिंपल लगे, उससे हल कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। ये दोस्तों अब हम लोग 4 नंबर का यानी कि तीसरा क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, और आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप लोग वहां पे पढ़िए। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यानी यश जो है वो 40 अंक, यानी टोटल मिला के जो वो 40 अंक अर्जित किए, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर, यानी कि प्रत्येक सही उत्तर पर जो है उसे 3 अंक मिले, तथा अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब होता है गलत, गलत उत्तर पर जो है उसे 1 अंक की कटौती की गई, यानी कि प्रत्येक सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिला, और अशुद्ध, अशुद्ध उत्तर पर उसे 1 अंक कटौती यानी कि काट लिया गया, यानी कि माइनस कर लिया गया, ठीक है। अब उससे आगे फिर क्या है, तो यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, तो यश 50 अंक अर्जित करता, ठीक है। यानी कि उसको जब 4 अंक मिलता और 2 अंक मतलब कट जाता, तो वो टोटल मिला के 50 अंक लाता, ठीक है। अब उसके आगे है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, यानी कि हम लोग को जो है ना टेस्ट में प्रश्न निकालना है, यानी कि हम लोग जो x और y मानेंगे ना, उस x और y को जोड़ के और टोटल प्रश्न निकाल देना है कि टेस्ट में कितना प्रश्न था। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले मान लेते हैं, मान लेंगे यहाँ पे कि माना कि सही उत्तर की संख्या और गलत उत्तर की संख्या बराबर y। तो आइए मान लेते हैं कि माना कि सही उत्तर की संख्या, सही उत्तर की संख्या, सही उत्तर की संख्या बराबर कितना, x मान लेते हैं। और यहाँ पे आप लोग हल लिख दीजिएगा, मैंने भूल गया था, ठीक है। अब देखिए मान लिए कि सही उत्तर की संख्या कितना है, तो x है, और प्रश्न में भी बोल रहा था कि सही उत्तर बोल रहा है ना, हाँ सही उत्तर की बोल रहा है। अब देखिए फिर यहाँ पे है कि अशुद्ध उत्तर यानी कि गलत उत्तर, तो मान लेते हैं कि गलत उत्तर की संख्या, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि गलत उत्तर की संख्या, उत्तर की संख्या बराबर कितना मान लेते हैं, तो y मान लेते हैं, तो y मान लिए, ठीक है। सही प्रश्न मान लेते हैं, यहाँ पे उत्तर नहीं मानना है, ठीक है। यहाँ पे सही प्रश्न और सही गलत प्रश्न मानना है, यहाँ पे सही प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे सही प्रश्न मान लेते हैं। अब हो गया ना कि सही प्रश्न की संख्या और गलत प्रश्न की संख्या, तब ना हम लोग को यहाँ पे निकालना है टोटल मिला के कि सही और गलत मिला के कितना था। तो फिर देखिए अब आइए कंडीशन में चलते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कि प्रश्न से। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, तो बोल रहा था कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, यानी कि सही उत्तर हम लोगों ने क्या माना है, तो x माना है, तो x में 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, तो 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, सिंपल है। और यहाँ पे फिर उसके आगे देखिए पढ़ते हैं, बोल रहा है कि अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काट लिए जाते हैं, काटने का मतलब होता है माइनस करना, यानी कि 1 से गुना करेंगे हम लोग यहाँ y में, तो y ही होगा, सिंपल है। और y जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो बोल रहा है कि 1 अंक काट लिया जाता है ना, तो यहाँ पे जो है ना माइनस देंगे और y, और बराबर में फिर क्या होगा, तो टोटल मिला कितना था, 40 अंक था, तो यहाँ पे 40, और ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण कितना, 1 हो गया। आप लोग यहाँ पे समझे ना कि सही प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि 3 अंक मिलते हैं सही प्रश्न पर, तो यहाँ पे 3 से इसमें गुना कर दिए तो 3x हो गया, और यहाँ पे फिर 1 से, यानी कि बोल रहा है कि गलत 1 अंक मिलते हैं, तो 1 से गुना कर देंगे y में, और वो भी बोला है कटौती, कटौती का मतलब होता है माइनस करना, और माइनस यहाँ पे माइनस लिख दिए, और y बराबर 40, ठीक है, यानी 3x माइनस y बराबर 40, ये समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 में आइए चलते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कि पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब देखिए पुनः प्रश्न से फिर क्या बोल रहा है, दूसरा कंडीशन है
कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, यानी कि इस बार जो है उसको 4 अंक मिलेगा, ठीक है, तो इसको हटा देंगे और 4 अंक यानी सही उत्तर पर 4 अंक मिल रहे, यानी हम लोग को सही माने हैं x, तो 4 से गुना कर देना है x में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x, सिंपल है, 4x हो गया। अब उसके बाद फिर बोल रहा है कि तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, इस बार 2 अंक कट रहा है, उसमें 1 अंक कटा था, इसमें 2 अंक कट रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो 2 से गुना कर देंगे y में, तो 2y हो जाएगा, और कटता है यानी कि कटने का मतलब हो गया माइनस करना, तो यहाँ पे -2y और बराबर टोटल मिला कितना अंक दिया है इस बार, तो बोल रहा है कि 50 अंक है, तो यहाँ पे 50, और ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत देखिए। अब फिर हम लोग को करना क्या है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से लेना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 कितना है, देखिए समीकरण 1 है 3x - y और बराबर में 40, समीकरण 2 है 4x - 2y है और बराबर में 15 है, और ये समीकरण 1 समीकरण 2। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसको विलोपन विधि से भी सॉल्व करते सकते हैं और या फिर प्रतिस्थापन विधि से, मैंने पहले भी बोल दिया अभी भी बोल रहे हैं। तो देखिए इसमें विलोपन विधि से कर रहे हैं, तो देखिए या तो न x बराबर है न y बराबर है, क्योंकि यहाँ पे 3x है 4x, यहाँ पे एक y है और यहाँ पे 2y, तो सिंपल है हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे गुना कर देंगे, और जो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 वाला जो यहाँ पे है उसको हम लोग समीकरण 1 में भेज देंगे 2, और जो समीकरण 1 में है ना यानी y है यानी कि 1 है, तो यहाँ पे 1 यहाँ समीकरण 2 में, ठीक है। अब 2 से गुना कर देंगे इन सारे में, तो 2 से गुना करेंगे 3 में तो 6 हो जाएगा, यानी कि 6x, और माइनस में 2 से गुना करेंगे y में तो 2y, और बराबर यहाँ पे देखिए 40 दूना हो जाएगा 80, और फिर 1 से गुना करेंगे इतना में तो उतना ही होगा, यानी कि 4x माइनस में 2y और बराबर में 50। अब फिर क्या करना है, तो आप लोग बोलिएगा कि ये देखिए यहाँ पे 2y बराबर तो हो गया ऊपर नीचे, लेकिन दोनों माइनस में है, तो सिंपल है यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर या फिर चिन्ह बदलने पर। तो घटाने पर जब लिख देंगे तो यहाँ पे प्लस का जो है माइनस हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस, जो प्लस में वो माइनस, फिर यहाँ पे ये 2y प्लस माइनस कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए कि 6x में से 4x घटेगा तो यहाँ पे 2x बचेगा, और बराबर 80 में से 50 घटेगा तो यहाँ पे 30 बचेगा, सिंपल है, और x बराबर जो है हमारे पास 30/2, और यहाँ पे x बराबर हमारे पास आ गया 15, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब आइए हम लोग y बराबर निकालते हैं, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं y बराबर, देखिए समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में x का मान रख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कि x का मान, मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे कि x का मान किसमें, समीकरण 1 में रख लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 कितना है, तो 3x और माइनस में 4 माइनस में y और बराबर कितना है, तो 40 है। अब देखिए x का मान हमारे पास 15 आया है, तो यहाँ पे 3 और गुने में x के जगह पे 15 रख दिए, और माइनस y है पहले से है, उसके बराबर में 40, ठीक है। अब 15 गुना 3 करेंगे तो यहाँ पे 45 हो जाएगा, और माइनस में y और बराबर में 40, यहाँ पे देखिए माइनस y और बराबर में 40, और ये प्लस का 45 है, हम लोग इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में 45 हो गया, और यहाँ पे माइनस y बराबर जो है यहाँ पे 45 में से 40 घटेगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह बना है ना, तो यहाँ पे माइनस में 5 बचेगा, ठीक है, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y बराबर जो है हमारे पास निकल के आएगा 5, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब हम लोग को निकालना है कि कुल कितने प्रश्न थे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या, देखिए मैं यहाँ पे भूल गया था, आप लोग यहाँ पे पहले मानने के समय ही आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा कि कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा, x और प्लस में y हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने सही का माना है x और गलत का माना है y, तो कुल प्रश्नों की हो गया x प्लस y, या फिर सही है या फिर गलत, उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे टोटल पूछ रहा है तो टोटल यहाँ पे हम लोग x प्लस y लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए कुल प्रश्नों की संख्या बराबर हम लोगों ने क्या माना है, तो x प्लस y, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस में y, और यहाँ पे x का मान कितना है, तो 15 है, और y का मान कितना है, तो 5 है। फिर देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 20 आ गया, यानी कि टोटल प्रश्न जो थे वो 20 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोग को यह क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें भी कुछ करना नहीं था, बस मान लेना था कि सही प्रश्नों की संख्या x
गलत प्रश्नों की संख्या y और कुल प्रश्नों की संख्या x प्लस वाई। और समीकरण 1 में वही करना था कि सही बोल रहा है तो सही हम लोगों ने x माना है तो x में गुना कर देना है 3 से। और यहाँ पे देखिए कटौती का मतलब होता है, काटने का मतलब होता है माइनस करना, ठीक है। तो 1 से गुना करेंगे y में तो उतना ही होगा, यानी y होगा और माइनस के y, और ये यहाँ पे बराबर 40। ये हो गया हमारे पास समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 2 में भी वही करना है कि 4 यानी कि सही प्रश्न था तो यहाँ पे 4x हो गया, माइनस में 2y हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 2 बोल रहा था कि कट जाता, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 2y हो गया और बराबर में 50, और ये हो गया समीकरण 2। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को अच्छे से यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है उसके साथ। तब तक के लिए आप लोग इस क्वेश्चन को, इतना क्वेश्चन जो है इसको रिवीजन कीजिए और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।